नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत करता हूं द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस के बिना कोई भी पढ़ाई अधूरी होती है। क्योंकि जब आपको पता रहता है कि आपको क्या पढ़ना है, तभी आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, ये सिलेबस है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का। और अगर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने सिलेबस को इस सिलेबस से मैच कर लें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। दोस्तों, मतलब जो नेक होता है उसके द्वारा, जो कॉलेज का प्रबंधन देखता है उसके द्वारा इस सिलेबस को बनाया गया है। 2019-20 का सिलेबस है। अब आप कहेंगे कि 2023 चल रहा है और आप 2019-20 का सिलेबस बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में कोई चेंज हुआ नहीं है। ये वही सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं सिलेबस को। और पहला प्रश्न पत्र आता है इतिहास लेखन, अवधारणा, प्रणाली एवं उपकरण, हिस्टोग्राफी, कंसेप्ट, मेथड एंड टूल्स। दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, बस थोड़ा सा अपडेट होगा, कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। 42 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पर है सिलेबस जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली यूनिट देखते हैं, इतिहास के अभिगम, धर्मशास्त्रीय, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, साम्यवादी अभिगम, दलितवादी एवं पश्चात आधुनिकवादी। इससे पहले हमने साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, राष्ट्रवादी जैसी विचारधाराओं के अलग अलग रूप हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। अब उसी को अगले पैटर्न में, अगले लेवल पर हम इस सिलेबस के जरिए पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट में है भारतीय इतिहास में निर्धारित विषय, अर्थशास्त्र, मजदूर एवं कृषक, धर्म, संस्कृति, वातावरण, विज्ञान और तकनीक। दोस्तों, यहाँ पर तीसरी यूनिट यहाँ पर है इतिहास के प्रमुख सिद्धांत, चक्रीय, ऐतिहासिक, भौतिकवादी, समाजशास्त्रीय, तुलनात्मक, संरचना संबंधी, वैश्विक व्यवस्था, इकोलॉजिकल एवं इतिहास के उत्तर आधुनिकतावादी आलोचक। साथ ही इसके साथ चौथी यूनिट में हम देखेंगे इतिहास से जुड़े कुछ विवाद। जो 4 प्रमुख विवाद है वो हमें पढ़ना है और इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। पहला है भारतीय समाज में नारियों की स्थिति, ऋग्वैदिक काल से वर्तमान स्वरूप तक नारियों की स्थिति कैसी रही, ये हम जानेंगे। दूसरा है क्या औरंगजेब धर्मांध था, क्या औरंगजेब एक कट्टर व्यक्ति था, सही है या नहीं, ये हम जानेंगे। इसके बाद तीसरा विवाद है भारत में ब्रिटिश शासन की बैलेंस सीट से संबंधित विवाद। चौथा विवाद है क्या इतिहास विज्ञान है अथवा कला अथवा दोनों। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि 5 नंबर में आपको दे देगा और पूछेगा बताइए क्या इतिहास विज्ञान है या कला अथवा दोनों, और आपको जवाब देना होगा, वो भी एक बड़े आंसर के रूप में। 5वीं यूनिट यहाँ पर आपको मिलेंगी 1857 ईस्वी क्रांति यानी विद्रोह की प्रमुख प्रवृत्ति। दोस्तों, यहाँ पर आपको 1857 की प्रमुख घटनाओं के बारे में नहीं, बल्कि एक इतिहासकार के रूप में प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना होगा, जो हम पढ़ाई के दौरान समझेंगे। दूसरी यूनिट है मतलब दूसरा यहाँ पर प्रश्न है 1929 ईस्वी की विश्व आर्थिक मंदी। तीसरा है अनुक्रिया, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के उत्प्रेरक तत्वों पर विवाद के उत्तर, अनुक्रिया। चौथा है भारत में औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत विधोगीकरण पर विवाद। साथ ही आप यहाँ पर कुछ बुक देख सकते हैं जो आपके लिए दी गई है, इन राइटरों की बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा मटेरियल मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न पत्र यानी कि सेकंड पेपर, भारत का इतिहास 1757 से लेकर 1857। मूल रूप से बात करें तो 1757 से 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समय रहा। 1757 में प्लासी की विजय के साथ ही 1857 के विद्रोह तक इनका समय चला। उसके बाद इंग्लैंड की सरकार ने जब देखा कि उनकी गद्दी जाने वाली है, उनकी कंपनी जाने वाली है, तो उन्होंने कंपनी से शासन छीन कर खुद के हाथों में ले लिया और 1858 में महारानी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर पहली यूनिट में देखिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, भू राजस्व प्रणाली, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक नीति,
आंतरिक बाजारों एवं शहरी केंद्रों का उद्भव, रेलवे का विकास, डाक एवं तार, आर्थिक साम्राज्यवाद का मुद्दा। दूसरी यूनिट यहाँ पर आती है सामाजिक नीतियाँ एवं सामाजिक परिवर्तन, ब्रिटिश संपर्क एवं भारतीय मध्यम वर्ग का उदय, भारतीय पुनर्जागरण और उसके कारण, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज, युवा बंगाल आंदोलन जिसकी शुरुआत हेनरी बेवेरियन ने की थी। हेनरी बेवेरियन ने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। तीसरी यूनिट यहाँ पर आती है शिक्षा, स्वदेशी एवं आधुनिक शिक्षा, आंग्ल एवं प्राच्य विवाद, 1854 चार्ल्स वुड के डिस्पैच तक शिक्षा का विकास और प्रेस 1757 से 1857 तक भारतीय प्रेस का विकास। चौथी यूनिट यहाँ पर आती है औपनिवेशिक शासन का विरोध, 1857 के पूर्व कृषक, आदिवासी एवं सांस्कृतिक प्रतिरोध, कृषक आंदोलन के कारण एवं विभिन्न आंदोलन, आदिवासी आंदोलन के कारण एवं प्रमुख आंदोलन। पांचवी यूनिट यहाँ पर आती है 1857 का विद्रोह, कारण, कार्यक्रम, विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व, जनता की भागीदारी, ब्रिटिश प्रतिक्रिया एवं दमनकारी नीतियाँ, परिणाम एवं असफलता स्वरूप प्रकृति। दोस्तों, एमए के सेकंड सेमेस्टर में सबसे अच्छा सिलेबस अगर आपको किसी का मिलने वाला है तो वो इसका है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सीक्वेंस से पढ़ने को मिलेगा। देखिए, पहली यूनिट में जहाँ पर आपको अंग्रेज़ों की अच्छी बुरी सभी प्रकार की नीतियों से अवगत कराया जा रहा है, तो दूसरी यूनिट में आपको पहली यूनिट में आपको बताया गया है कि 1757 से 1857 तक अंग्रेज़ों ने हमारे लिए क्या किया। दूसरी यूनिट में आपको देखना पड़ेगा कि जो भारत के अमीर वर्ग था, जो भारत के प्रबुद्ध जन थे, राजा राम मोहन राय जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे, वो लोग हमारे लिए क्या कर रहे थे। इसके साथ ही तीसरी यूनिट में आप शिक्षा पद्धति को जानेंगे, जिस शिक्षा पद्धति ने हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया। भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का जहाँ से आना प्रारंभ हुआ और जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली आज हम पढ़ते हैं, उस तरह की शिक्षा प्रणाली की शुरुआत और उसके अलग अलग चरण हम तीसरी यूनिट पर पढ़ेंगे। साथ ही हम तीसरी यूनिट में ही पढ़ेंगे कि प्रेस यानी कि समाचार पत्रों का क्या दशा थी, यहाँ पर क्या हाल था। दोस्तों, आंग्ल एवं प्राच्य विवाद में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक गवर्नर जनरल आए जिसने बोला कि भारतीय जज भी अंग्रेज़ों के फैसले सुना सकेंगे। इसके बाद जो विवाद हुआ उसके बाद हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौथी यूनिट में हमें बताया गया कि 1857 से पहले की क्या स्थिति थी, भारतीय अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोचते थे। हम मूल रूप से ये समझते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ वही पहला विद्रोह था। इससे पहले हम कुछ नहीं कर रहे थे। जी नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए, अलग अलग जगह छोटे छोटे रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय किसान, आदिवासी और अलग अलग लोग विरोध कर रहे थे। उसके बाद में पांचवी यूनिट में हम यह जानेंगे कि 1857 का विद्रोह, आखिरकार हम 1857 के बारे में समझेंगे। 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहा और डलहौजी ने जो आग लगाई उसका परिणाम हम पांचवी यूनिट में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं आखिरी पेपर, माफ़ कीजिएगा, तीसरा पेपर, विश्व इतिहास 18वीं एवं 19वीं शताब्दी। दोस्तों, इसे आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि विश्व इतिहास में हम ऐसे ऐसे नाम पढ़ने पड़ते हैं जो हमें जल्दी से समझ में नहीं आते, लेकिन यहाँ पर टॉपिक इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे अमेरिका का गृह युद्ध, द अमेरिकन सिविल वॉर, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दोस्तों, पिछले जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें हमने पढ़े थे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या फिर अमेरिका कैसे बना। यहाँ पर हम समझेंगे कि 1860 से 1865 के बीच में जो उथल पुथल हुई, जो दास प्रथा की समाप्ति हुई, रंग भेदभाव की यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी गई, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों के बीच जो टकराव हुआ, अब्राहम लिंकन को जिसमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, उनके विचार हम यहाँ पर पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। अमेरिकी गृह युद्ध में इटली का एकीकरण हम जानेंगे, केबूर, गैरिबॉल्डी, मैज़िनी जैसे प्रसिद्ध लोगों के बारे में हम यहाँ समझेंगे और जर्मनी के एकीकरण के बारे में भी हम समझेंगे। दोस्तों, बिस्मार्क के बारे में हम पढ़ेंगे जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क
विश्व के शीर्ष नेताओं में से है जिनके बारे में पढ़ा जाता है और अक्सर पढ़ना पड़ता है। जैसे भारत में हम महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के बिना हम इतिहास के एक अध्याय को पूरा नहीं कर सकते, उसी तरह विश्व के इतिहास में बिस्मार्क को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इसने जर्मनी को एक बड़ी शक्ति बना दिया और इसकी हरकतों ने ही पहले विश्व युद्ध को जन्म दिया और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध भी कहीं ना कहीं इसी की हरकतों का परिणाम था। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी यूनिट, पूर्वी समस्या। 1854 से 1856 के बीच में क्रीमियन वॉर हुआ और यहीं पर से दुनिया की पहली नर्स नाइटिंगेल निकली, जिनके सम्मान में हम नर्स डे मनाया जाता है हर साल। उनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, क्रीमियन वॉर के बारे में। बर्लिन कांग्रेस, यूरोपीय शक्तियाँ और ऑटोमन साम्राज्य 1815 से 1890, बिस्मार्क का युग, बिस्मार्क की गृह नीति और विदेश नीति। देखिए, बिस्मार्क को आप पहली यूनिट में भी पढ़ सकते थे, लेकिन बिस्मार्क एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत सारे कारनामे किए और सबसे महत्वपूर्ण इसकी गृह और विदेश नीति थी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। दोस्तों, बिस्मार्क ने ही लौह और रक्त की नीति का भी परिचालन किया था, इसने ही चलाया था। इसकी लौह और रक्त की नीति ये थी कि लौह मतलब हमारे शरीर की ताकत से नहीं, लौह का मतलब था लोहा। इसका कहना था कि लोहा यानी कि सबसे पहले मैं जर्मनी का औद्योगिकीकरण करूँगा और फिर रक्त, और फिर उसके बाद मैं उपनिवेश बनाऊंगा और अपनी ताकत बड़ी करूंगा और अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बना दूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहले औद्योगिकीकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में क्यों हुई? क्योंकि इंग्लैंड ने इतने सारे उपनिवेश बना रखे थे कि हर जगह से उसे कच्चा माल प्राप्त होता था। अब कच्चे माल का उत्पाद कैसे बनाएं, इसके कारण आवश्यकता पड़ी उद्योग की। इस तरह से जल्दबाजी में काम करने के लिए वहाँ पर औद्योगिकीकरण हुआ, क्योंकि इंग्लैंड की आबादी इतनी बड़ी तो थी नहीं कि हर घर में थोड़ा थोड़ा सामान फेंक दिया और बोले कि भैया इमली फोड़ो, वो तो हो नहीं सकता था। इसीलिए वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों का विकास हुआ और औद्योगिकीकरण हुआ। उसके बाद फ्रांस में औद्योगिकीकरण आया। आपको एक बात याद रखना चाहिए कि रूस का एक हिस्सा यूरोप में भी है और यूरोप में सबसे आखिर में औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई रूस में, रसिया में। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एशिया में सबसे पहले औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई जापान में, जिसके बारे में हम 5th यूनिट में पढ़ेंगे। दोस्तों, जापान एशिया का सबसे डेवलप्ड देश है। दोस्तों, इसके बाद तीसरी यूनिट आपको पढ़ना है 19वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, अफ्रीका का बंटवारा। दोस्तों, 18वीं और 19वीं शताब्दी से मतलब है 18वीं मतलब 1700 से लेकर 1800 तक और 19वीं मतलब 1800 से लेकर 19वीं तक। कई बार ये कन्फ्यूज़न होती कि भैया अभी 21वीं शताब्दी चल रही है लेकिन सन हमारे 2000 वाले चल रहे हैं, 20वीं शताब्दी चल रही थी जब सन 1900 वाले चल रहे थे। तो इसका आंसर ये है कि जब सन की शुरुआत हुई तो 1 से लेकर 100 तक जो सन रहे उन्हें पहली शताब्दी कहा गया। इसके कारण 101 से लेकर 200 सन तक दूसरी शताब्दी कहा गया। इसके कारण एक शताब्दी हमें ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन वह सीक्वेंस वाइज होता है। इसके बाद में हम देखते हैं चौथी यूनिट, चीन में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध, चीन में रियासतों के लिए संघर्ष, ताइपिंग विद्रोह और महत्व। अब आप कहेंगे कि चीन हमारा दुश्मन है और इसको सिलेबस में डाल दिए। भैया, चीन का बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत पर भी पड़ता है क्योंकि अंग्रेज़ों की ही करतूत थी ये, इसीलिए हमें पढ़ना होगा। 5वीं यूनिट आपको देखना है जापान में पश्चिमी शक्तियों का प्रवेश, मेइजी की पुनर्स्थापना, जापान का आधुनिकीकरण, साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जापान। यहाँ पर आपको जापान के बारे में पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, आखिरी और चौथा क्वेश्चन पेपर आप माफ़ कीजिए सिलेबस आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में राज्य, स्टेट इन इंडिया। दोस्तों, यहाँ पर पहली यूनिट है लॉर्ड रिपन कालीन स्थानीय प्रशासन व्यवस्था एवं बाद में उसका विकास, भारत शासन अधिनियम 1919, द्वैध शासन प्रणाली एवं उसका क्रियान्वयन, 1928 की नेहरू रिपोर्ट।
1928 की नेहरू रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। लॉर्ड रिपन को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आई थिंक जहाँ तक मैं सही हूँ तो आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी यूनिट आती है भारत के राष्ट्रीय राज्य निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता कार्य रूप में कांग्रेस मंत्रिमंडल का 28 माह का शासन, कैबिनेट मिशन तथा उसके प्रस्ताव, अंतरिम सरकार का गठन। तीसरी यूनिट आती है ब्रिटिश प्रभुसत्ता तथा भारतीय राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, घेरा डालो नीति, अधीनस्थ अलगाव की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति, बराबर के संघ की नीति। चौथी यूनिट आती है सत्ता हस्तांतरण के पूर्व भारतीय रियासतों की स्थिति, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस तथा छोटी रियासतें, राज्यों का विलीनीकरण, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का भारतीय संघ में विलय, राज्यों का एकीकरण। दोस्तों 5वीं यूनिट में आप पढ़ेंगे मध्यकालीन और आधुनिक भारत में राष्ट्र की प्रकृति के ऐतिहासिक विवाद। ऐतिहासिक विवादों के बारे में आप पढ़ेंगे भारत की इतिहास से संबंधित। तो पहला आता है सल्तनतकालीन राज्य का ईश्वरीय स्वरूप। क्या पूरी तरह से जो मुगल एम्पायर था, जो सल्तनत काल था, जो दिल्ली सल्तनत थी, क्या वो पूरी तरह से गैर मुस्लिमों के खिलाफ थी? क्या उसने पूरी तरह से अत्याचार किए? क्या उन्होंने केवल लूटा या फिर हमारे साथ मिलकर शासन भी किया? ये सब हम जानेंगे। दूसरे में हम जानेंगे राजत्व का तुर्क मंगोल सिद्धांत। तीसरे में हम जानेंगे मुगल कालीन राज्य का स्वरूप। चौथे में काउंसिल का भारतीयकरण और 5वें में स्वतंत्र भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में। क्या स्वतंत्रता के बाद भारत वैसा बन पाया जैसा भारत होना चाहिए था? इस तरह से हम जानेंगे। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर सिलेबस सही समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगा, आप वहाँ पर से भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर आप पीजी कॉलेज की वेबसाइट में जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी और कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपने कॉलेज की वेबसाइट में जाकर सिलेबस डाउनलोड कर पढ़ें और उस सिलेबस को इस सिलेबस से मैच करें। जो जो टॉपिक आपके मिलते हैं वो आप ज़रूर हमसे या फिर समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं टॉपर हूँ, ये बात भी बता दूँ। तो मैं कुछ सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना आप लोगों के लिए करूँगा। उम्मीद है कि आप सभी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, खुशी उन्हें ज़्यादा प्राप्त होती है जो दूसरों को खुश करने में प्रयासरत रहते हैं। हमेशा खुद की मत देखो, कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ करो। कभी आप देखिए सड़क पर चल रहे एक आवारा कुत्ते को जब आप 5 रुपए की बिस्किट खिलाएंगे तो आपके मन में क्या प्राउड होगा, आपको अंदर से खुशी होगी। वो सिर्फ एक छोटी सी बात है। जब आप अपनों के लिए सोचते हैं, जब आप औरों की खुशी के बारे में सोचते हैं तो आपकी खुशी का लेवल ठिकाना ही नहीं रहता। इसीलिए कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करें। इसी तरह मेरे बारे में भी सोचिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।